दोस्तों, शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के दो मूल मंत्र होते हैं। शिक्षा कभी आपको झुकने नहीं देती है और संस्कार कभी भी आपको गिरने नहीं देता है। इसलिए जिंदगी में सफल और कामयाब अगर आप बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, तो इन दो चीजों को आपको अपने कैरेक्टर में शामिल कर लेना होगा। तो इंग्लिश के इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे टेंस क्या होता है। वैसे स्पोकन क्लास में टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विदाउट टेंस आप किसी भी वाक्य को बोल नहीं सकते हैं। जो भी काम हम करते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, फिरना, या किसी ने कुछ भी कहा, वो सारे काम एक निश्चित समय में होते हैं। समय यानी टेंस, यानी किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी काम को समय के अनुसार सही सही ट्रांसलेट करना ही टेंस कहलाता है, जिसे हम लोग हिंदी में समय या काल भी कहते हैं। मतलब अल्टरनेटिव हम लोग टाइम भी कह सकते हैं। मतलब कोई भी काम सही सही उस समय के अनुसार व्यक्त करना ही टेंस या टाइम या काल या समय कहलाता है। टेंस तीन तरह के होते हैं। मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं वो तीन समय के अनुसार कर सकते हैं। पहला समय हम लोग का वर्तमान प्रेजेंट टाइम होता है, जिसे हम लोग वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो भी काम हम अभी कर रहे हैं वो हर एक सेकंड के साथ बीत रहा है। मतलब समय जैसे बीत रही है वैसे ही हमारा काम भी बीतते जा रहा है। तो उस काम को जब हम लोग व्यक्त करेंगे तो उसे हम लोग पास्ट टेंस कहेंगे। मतलब पास्ट समय या पास्ट भूतकाल, भूतकाल बोलेंगे। और जो आने वाले समय में जो भी काम हम करते हैं या कोई कुछ काम करता है, चाहे वो 1 मिनट पहले हो, चाहे वो 1 दिन पहले हो, 1 घंटा पहले हो, 1 साल पहले, यानी आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में जो भी काम किया जाता है उसको सही सही ट्रांसलेट करना फ्यूचर टेंस कहलाता है, या फ्यूचर टाइम भविष्य काल कहलाता है। अभी ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों के फिर चार चार भाग होते हैं। का पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट का भी 4 होता है, जिसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा गया है, या इसके 4 सब टेंसेज हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम लोग एक एक कर सबको डिटेल से समझेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट का कोई भी अगर है तो हम कैसे पहचानेंगे, उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं इंडेफिनाइट टेंस। इंडेफिनाइट को हम लोग तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक साथ में लेकर तुलनात्मक रूप में देखने का कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट और फ्यूचर इंडेफिनाइट में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है और कैसे हम लोग अलग अलग इसे पहचान सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का पहचान हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी सेंटेंस का अंत में, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, इन सब में से कोई भी एक रहेगा। जैसे मैं जाता हूं, वह आती है, राम आम खाता है, सीता बाजार जाती है, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो लास्ट में आप गौर करिए, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, जो भी मैंने सेंटेंस कहा उसके अंत में आता है। तो ये सेंटेंस, इस प्रकार के सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में कहे जाते हैं। ये पहचान लिए। उसी तरह से अब हमें पहचानना होगा कि पास्ट इंडेफिनाइट में हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है। वही अगर हम कहें मैं बाजार जाता था या मैं बाजार गया, सीता आम खाती थी या सीता आम खाई, बच्चे पढ़ते थे या बच्चों ने पढ़ा, यानी ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए, इन सब में से कोई भी एक वर्ड
सेंटेंस के लास्ट में रहेगा तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस कहा जाएगा। ये हमारा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का पहचान हुआ। वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में आपको हिंदी सेंटेंस का अंत में लास्ट में गा, गे, गी मिलेगा। मतलब जो भी काम हमारा होगा वो फ्यूचर में होगा, आने वाले समय में होगा। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ोगे, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आप लोग अंग्रेजी बोलना सीखोगे। वैसे ही राम बाजार जाएगा, सीता कल पढ़ने जाएगी, या कल बारिश होगी। वाक्य के अंत में हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आप देखेंगे गा, गे, गी मिल रहा है, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जो तीनों हमने देखा, इसका पहचान हम समझ गए कि तीनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, कैसे हम लोग पहचानेंगे। अभी इनको ट्रांसलेट करने का, बनाने का नियम भी हम देख लेते हैं। सेंटेंस हमारे 3 तरह के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस जो हम कहते हैं या किसी ने कहा, जो नॉर्मल होता है, जिसमें कोई भी निगेटिव बात, निगोशिएशन, नॉट, नहीं, ना, मत नहीं होता है, उसे हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं। या उसमें कोई प्रश्न भी नहीं रहेगा, क्या, कब, कैसे, क्यों, क्वेश्चंस भी नहीं रहते हैं, तो उसे हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं। लेकिन जिसमें ना, नहीं, नो, मत, नॉट रहता है, उसे हम लोग निगेटिव बोलते हैं। जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है वो हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो अभी हम लोग सिंपल जो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें नहीं और क्वेश्चंस नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको बनाने का रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप, वर्ब के पहले रूप के साथ यस या ईएस और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट V1 यस या ईएस और ऑब्जेक्ट। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनाइट में सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा रूप और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर इंडेफिनाइट में सब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद वर्ब का पहला रूप और अंत में ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरह से नेगेटिव सब्जेक्ट डू या डज, उसके बाद नॉट, अगर नहीं रहता है तो नो। जैसे हमने कहा मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं आम नहीं खाता हूं, वो मुझे नहीं सुनती है, आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो। जब नहीं रहेगा तो निगेटिव सेंटेंस होगा, उसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे और वर्ब का पहला रूप और अंत में ऑब्जेक्ट। अभी आगे हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट वर्ब के साथ यस या ईएस और ऑब्जेक्ट को डिटेल में समझेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या और कैसे हम लोग इसको फॉर्म करते हैं। वर्ब के, क्या सभी वर्ब के साथ यस या ईएस लगा सकते हैं, या यस या ईएस अगर हम लगाएंगे तो किस आधार पर लगाएंगे, किसके साथ लगाएंगे, कौन से वर्ब के साथ लगाएंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट जो डू डज यहाँ पे लगता था, यहाँ पे सिर्फ डिड लगेगा और नॉट होगा, फिर वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव होने से सब्जेक्ट शैल और विल, उसके बाद नॉट और वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट। अभी इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमने रूल लिखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप V1 यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि हम लोग अब जितना भी आगे पढ़ते जाएंगे उसमें हमें 3 कॉमन चीजें हमेशा मिलती रहेंगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पहले मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसको क्लियर कर दूं कि ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे लिखे हैं, सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप यस या ईएस देन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट हम लोग उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो काम करता है। काम करने वाले को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। वन हु डज वर्क, मतलब कोई भी वाक्य जो हमने बोला या किसी ने बोला, हमने सुना या कहीं लिखा हुआ हमें मिला, तो उसमें हमें पहला देखना होगा कि काम करने वाला कौन है। राम आम खाता है, आम कौन खा रहा है, राम।
सीता बाजार जाती है। बाजार कौन जा रहा है? सीता। आजकल संसार में सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कौन है? यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है प्राइस, कीमत। क्या बढ़ रही है? प्राइस, कीमत। उसके बाद हम लोग आगे का ट्रांसलेट करेंगे। उसी तरह से अगर हम कहते हैं बच्चे मैदान में खेलते हैं, कौन खेलता है? बच्चे। यानी काम कौन कर रहा है? काम हमारा जो करेगा, वन हु डज वर्क, जो हमारा काम करने वाला होता है वो हमेशा ही सब्जेक्ट कहा जाता है। वर्ब, वर्ब क्या होता है? वर्ब वो होता है सब्जेक्ट जो काम करता है, उस काम को ही हम लोग वर्ब या क्रिया कहते हैं। मतलब चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना दौड़ना, हंसना गाना, प्यार मोहब्बत नफरत इत्यादि जो भी काम है, सांस लेना सोना जगना, वॉक स्लीप गो सिट डाउन कम बैक, जो भी है ब्रेथ, सब कुछ हमारा वर्ब कहलाता है, यानी क्रिया कहलाती है। जो सब्जेक्ट काम करता है उस काम को ही हम लोग वर्ब कहते हैं। तो हमें पहचानना पड़ता है कि हमारा काम यानी वर्ब क्या हो रहा है। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, सब्जेक्ट कौन है? काम कौन कर रहा है? मैं। क्या काम कर रहा हूं? पढ़ाने का। और क्या पढ़ाता हूं? अंग्रेजी। तो मैं हो गया सब्जेक्ट, पढ़ाना हो गया वर्ब, और अंग्रेजी लास्ट अदर वर्ड, ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट यानी कि रिजल्ट ऑफ वर्क, काम का जो परिणाम निकलता है किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया गया उसका जो रिजल्ट आता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। सीता बाजार जाती है, सीता सब्जेक्ट है जो जाने का काम कर रही है। कहां पर? बाजार। तो बाजार हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जाना एक काम है जो सीता के द्वारा किया गया, तो काम कौन कर रहा है? सीता। तो सीता क्या हो गई? सब्जेक्ट। और क्या काम कर रही है? जाने का। तो जाना क्या हो गया? हमारा वर्ब। तो इस तरह से अगर हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को सही से पहचान पाते हैं तो हम सही ट्रांसलेट कर पाएंगे, इंग्लिश में सही से उसको हम लोग स्पीक कर पाएंगे, बोल सकेंगे। अगर किसी ने हमसे कहा तो हम सुनकर समझ भी जाएंगे। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब है और वर्ब के बाद यस या ईएस है। तो ये यस या ईएस क्या सभी वर्ब के साथ हम लगाएंगे? और अगर लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे या किसके साथ लगाएंगे? तो इसको समझने के लिए हम लोग सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। ये यस या ईएस सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही मिलेगा, इसलिए मैं इसे डिटेल से समझा रहा हूं। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका बेस बुनियाद काफ़ी मजबूत और स्ट्रांग हो जाएगा। और आई होप इस तरह से डिटेल आपको शायद ही कहीं मिले। तो यस या ईएस, यस या ईएस क्या हम सभी वर्ब के साथ लगाएंगे? नहीं, हम लोग सभी वर्ब के साथ यस या ईएस नहीं लगा सकते हैं। पहले यस या यस लगाने के पहले हमें सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, वन हु डज वर्क, वो एक्चुअल में कौन सा पर्सन है। अभी एक नया चीज आ गया आपके सामने, पर्सन, और पर्सन के साथ साथ वो कौन सा नंबर है। तो नंबर और पर्सन को अभी मैं आपको क्लियर कर दूं, डिटेल में बता दूं कि नंबर और पर्सन क्या होता है। पहले देखते हैं कि यस या ईएस हम लोग कब लगाएंगे। यस या ईएस हम लोग सिर्फ थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के साथ लगाएंगे। पर्सन हमारा थर्ड होना चाहिए और नंबर हमारा सिंगल यानी सिंगुलर होना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या होते हैं? ही, सी, इट, कोई भी एक सिंगल नाम, अरविंद, प्रदीप, सरिता, पूनम, रूबी, राकेश, कोई भी एक सिंगल नाम, कोई भी एक सिंगल पेशा, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, किसान, चोर, डकैत, कुछ भी थर्ड पर्सन होना चाहिए। थर्ड पर्सन क्या होता है? कोई तीसरा व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति यानी पर्सन को अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि पर्सन एक्चुअल में होता क्या है और कैसे पहचाने कि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है या नहीं है। अगर थर्ड पर्सन है तो नंबर कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पर्सन और नंबर क्या होते हैं। पर्सन हमारे तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन वो व्यक्ति होता है जो काम करता है, लेकिन काम करने वाले तीन तरह के होते हैं। एक जो बोलता है, वन हु स्पीक, जो खुद बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन वन हु स्पीक। जो सुनता है, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन कहलाता है, वन हु लिसन।
जो सुनता है उसे हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं, और थर्ड पर्सन अबाउट whom समथिंग इज सेड, जिसके विषय में चर्चा होती है, जिसके विषय में बोला जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। अभी ये पर्सन हमारे क्लियर, लेकिन इसके साथ साथ ये पर्सन सिंगल भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक है तो उसे हम लोग सिंगुलर कहेंगे, सिंगल सिर्फ एक, जैसे बोलने वाला मैं एक अकेला आदमी हूं, सो आई एम फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर। लेकिन अगर मैं बोलूं हम लोग, तो हम लोग फर्स्ट पर्सन, हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग एक से ज्यादा हैं, तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल नंबर। वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। सेकंड पर्सन जो सुनता है, आप, तुम, ये सिंगुलर नंबर भी हो सकता है, जैसे तुम या आप, ये सिंगुलर नंबर होता है यू। लेकिन अगर हम लोग एक से ज्यादा तुम के बारे में बात करें, जैसे तुम लोग, आप लोग, तो ये हमारा यू प्लूरल नंबर होता है किसका, सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन आप लोग, तुम लोग, ये सुनने का काम करते हैं, तो ये हमारा सेकंड पर्सन हुए, लेकिन ये एक से ज्यादा है तो इसलिए हमारा ये प्लूरल हुए। अभी थर्ड पर्सन को क्लियर करते हैं। थर्ड पर्सन का सिंगल, जैसे किसी एक लड़की, किसी एक लड़के, किसी एक आदमी के बारे में बात हो, जिसके विषय में हम लोग बोलते हैं, अबाउट whom समथिंग इज सेड, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जो चर्चा होती है, उसे हम लोग थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैंने कहा सीता बाजार जाती है, मेरी बातों पे गौर करना है। मैंने कहा सीता बाजार जाती है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, अभी सुनने वाला आप हो, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन स्पीकर, यू आर द लिसनर, यू आर द सेकेंड पर्सन, एंड आई एम स्पीकिंग अबाउट सीता, मैं सीता के बारे में बोल रहा हूं, सो सीता इज द थर्ड पर्सन, बट द थिंग इज दैट सीता इज हियर अ सिंगल गर्ल और सिंगल वुमेन। सो यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो जब हमारा सब्जेक्ट, अब हम लोग पीछे जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हम लोगों ने देखा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट था, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब था, उस वर्ब के साथ यस या ईएस हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो जब हमारा सब्जेक्ट यानी काम करने वाला थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, यानी कोई एक नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, रोहन, रमेश, ठीक है, कोई एक नाम, कोई एक पेशा, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, चोर, डकैत, थीफ, क्रिमिनल, पुलिस, कुछ भी हो, कोई एक पेशा हो, किसान भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, सिंगल होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट जब हमको पहले मिल जाता है तो उसके साथ इमीडिएट जो वर्ब बैठेगा पहला रूप वाला, उसमें हम लोग यस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, इसे आगे एग्जांपल से हम लोग क्लियर करेंगे। अभी थर्ड पर्सन में हमारा प्लूरल भी होता है, यानी एक से ज्यादा लोग के बारे में भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है तो मास कम्युनिटी, बहुत सारे पीपुल, लोग हैं, मास पीपुल, ठीक है, या दे, वो लोग, उनके बारे में, वो लोग मार्केट जा रहे हैं। आई एम द स्पीकर, मैं बोल रहा हूं, यू आर द लिसनर, आप सुन रहे हो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वो लोग, तो वो लोग यानी दे आर द थर्ड पर्सन, बट दे आर नॉट सिंगल, दे आर द प्लूरल बिकॉज दे आर मोर देन वन। ओके, भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, आई एम द स्पीकर फर्स्ट पर्सन, यू आर द लिसनर सेकंड पर्सन, एंड भीड़ यानी क्राउड इज थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। अंडरस्टैंड? उसी तरह से विद्यार्थी अपने कक्षे में यानी क्लासेज में पढ़ रहे हैं, आई एम द स्पीकर फर्स्ट पर्सन, यू आर द लिसनर सेकंड पर्सन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट विद्यार्थीज, स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन बट प्लूरल नंबर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल स्टूडेंट, मैं किसी एक सिंगल स्टूडेंट विद्यार्थी के बारे में नहीं बोल रहा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट, तब और तब आने वाले वर्ब के साथ यस या ईएस हम लोग लगाते हैं। क्लियर? आगे हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो दोस्तों चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को यस या ईएस का इस्तेमाल करते हुए कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, या किसी ने अगर कहा है तो हम कैसे समझेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, राम बाजार जाता है, तो हमें पहले यहाँ पहचानना है कि सब्जेक्ट यहाँ पर
कौन है, सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला कौन है, काम कौन कर रहा है, राम। क्या काम कर रहा है, बाजार जाने का, ठीक है। तो जाना वर्ब है, काम जाना हो गया, कौन कर रहा है, राम कर रहा है, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। और अब इसका ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा हमें, वो बाजार हो गया। राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। यहाँ पे देखिए राम सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा वर्ब का पहला रूप जो हमने आगे देखा था, हमारा रूल्स क्या है, रूल्स है हमारा सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप यस या ईएस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया राम, राम ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ब गो जाना, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम खुद अपने बारे में अपने आप से बोल रहा है, नहीं मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, किसके बारे में, राम के बारे में बोल रहा हूं। सो आई एम द फर्स्ट पर्सन, आई एम स्पीकर, यू आर द सेकेंड पर्सन, यू आर द लिसनर, एंड द थर्ड पर्सन अबाउट आई एम स्पीकिंग इज राम, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं वो क्या है, राम है। सो राम इज द थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन जब राम है तो इसके साथ जो बैठ रहा है वर्ब, उसमें ईएस लगेगा। ईएस क्यों, यहाँ पर ओ है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ईएस लगा दिए, ठीक है। ओ अगर नहीं रहता तो हमारा ईएस लगता। चलिए, तो हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद हमारा यस या ईएस में से ईएस जोड़ दिए, उसका ऑब्जेक्ट टू मार्केट, गो के साथ हमेशा हम लोग टू लगाते हैं, प्रीपोजिशन, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैं बाजार जाता हूं, कौन बाजार जाता है, मैं फर्स्ट पर्सन, मैं अपने बारे में खुद ही बोल रहा हूं कि मैं बाजार जाता हूं। सो आई एम द फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर वर्ब जो बैठ रहा है इसमें यस या ईएस नहीं लगेगा। मैं सिंगल हूं फिर भी, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, आई एम द स्पीकर, आई एम नॉट थर्ड पर्सन, मैं थर्ड पर्सन नहीं हूँ। जिसके बारे में बोला जाता है वो थर्ड पर्सन होता है और सिंगल होना चाहिए, तो यस या यस लगेगा। मैं सिंगल हूँ लेकिन मैं फर्स्ट पर्सन, मैं खुद स्पीकर हूँ, तो मेरे साथ जो वर्ब बैठेगा वहां पर यस या यस नहीं लगेगा। आई गो टू मार्केट, जाने के साथ टू, और ऑब्जेक्ट हमारा हो गया मार्केट। आप लोग अंग्रेजी सीखते हैं, कौन सीख रहा है, द सब्जेक्ट इज आप लोग, यू, आप लोग, आई एम द स्पीकर, मैं फर्स्ट पर्सन मैं बोल रहा हूँ, लिसनर आप लोग, आप लोग, यहाँ काम कौन कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, सीखने का। सो सीखना इज द वर्ब, आप लोग इज सब्जेक्ट, और क्या हो गया, क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी, अंग्रेजी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी आप लोग सीख रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अंग्रेजी, यू लर्न इंग्लिश। अरविंद मुझे प्यार करता है, कौन प्यार करता है, अरविंद। सो सब्जेक्ट कौन है, अरविंद, वो क्या काम करता है, प्यार करने का, प्यार करना इज वर्ब, ठीक है। किसे करता है, मुझे, मी, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हमारा रूल्स क्या है, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब लगेगा, वर्ब के बाद यस या ईएस, कब, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। तो अरविंद कौन सा पर्सन है, अरविंद खुद अपने आप नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, किसके बारे में, अरविंद के बारे में। अरविंद थर्ड पर्सन, अरविंद एक ही लड़का है, वो क्या कर रहा है, काम प्यार करने का, लव इज वर्ब, अरविंद लव, लेकिन अरविंद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो लव के साथ यस लग गया, अरविंद लव्स, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मुझे, अरविंद लव्स मी, सीता लव्स मी, गीता लव्स मी, अरुण लव्स मी, और टीचर लव्स स्टूडेंट्स, पेरेंट्स लव्स देयर पेरेंट्स, यहाँ पे लव्स नहीं लगेगा, पेरेंट्स प्लूरल होता है क्योंकि माता पिता एक साथ। अगर मैं बोलूं फादर लव सन, तो फादर लव सन ये भी गलत है, फादर एक होते हैं और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो फादर लव्स सन, मम्मी लव्स डॉटर, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है। बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे एक से ज्यादा हैं, और काम कौन कर रहा है, बच्चे क्या काम कर रहे हैं, खेलने का, कहां पर, मैदान में। सो बच्चे हमारा सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होके भी सिंगल नहीं है, प्लूरल है, क्योंकि एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा। चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड, इन द फील्ड ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, प्ले वर्ब काम हो गया, और चिल्ड्रेन हमारा सब्जेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूं मैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। इसमें कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आगे के जितने भी टेंसेज हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। और हाँ, इस रूल को आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक दिमाग में बैठा लेना है और घर में बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों एक साथ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो जरूर करिएगा। और हाँ, जो भी आपके फ्रेंड्स, छोटे भाई बहन इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर तो कर ही दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आगे की और भी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। नोटिफिकेशन वाली बेल ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू।